Hello everyone. So welcome to Quanta and this is your Viru sir, founder and director Quanta Institute LLP जयपुर। आज का जो वीडियो है वो है XRD के ऊपर, एक्सरे डिफ्रैक्शन के ऊपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। और CSIR नेट गेट जस्ट किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे भले असिस्टेंट प्रोफेसर हो, किसी भी PSC का एग्ज़ाम हो, ठीक है, जो स्कूल लेवल होते हैं उनके भी प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको इस टाइप के टॉपिक्स है बहुत शॉर्ट टाइम में कवर करने हो, चाहे भले MSc कर रहे हो। MSc वाले स्टूडेंट्स को भी अगर एक पूरे टॉपिक का ओवरव्यू देखना है कुछ बहुत से कम टाइम में, जैसे एग्जाम टाइम में तुम पे बहुत कम टाइम होता है, तो अगर बहुत कम टाइम में पूरे टॉपिक का ओवरव्यू देखना है तो भी आपके लिए वीडियो यूजफुल है। कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है और बहुत कम समय में उसको सॉलिड स्टेट फिजिक्स कवर करना है तो पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके पूरा देख सकता है हर टॉपिक को बहुत शॉर्ट वे में, ठीक है। और हर कंसेप्ट को डिस्कस किया गया है, छोड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ डेरिवेशन काइंड ऑफ स्टफ है वो स्किप किया है। ओके तो सबसे पहले बात करते हैं XRD में। XRD में इंट्रोडक्शन, टॉपिक का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जनरली हम क्या बात करते हैं कि एक्सरे क्या होती है। तो एक्सरे भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है 1 to 10 एंगस्ट्रम और जिनका वेवलेंथ होता है। और डिफ्रैक्शन अगर होए, कोई भी वेव्स हम डाल रहे हैं और किसके ऊपर डाल रहे हैं, ग्रेटिंग के ऊपर, तो उसमें डिफ्रैक्शन होए, इन वेव्स का डिफ्रैक्शन हो ग्रेटिंग से, उसके लिए क्या होना पड़ता है, एक कंडीशन है कि जो वेव डाल रहे हो आप उसका जो वेवलेंथ है और ये जो ग्रेटिंग है इसमें जो ग्रेटिंग स्पेसिंग होता है, ग्रेटिंग स्पेसिंग मतलब है कि जो वायर्स होते हैं तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो तभी डिफ्रैक्शन होता है। और डी को अपन बोलेंगे ग्रेटिंग स्पेसिंग। नॉर्मल ग्रेटिंग्स है उनमें डी है वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रम होता है। और अगर एक्सरे की बात करूँ तो एक्सरे का सिंस वेवलेंथ है वो 1 से 10 एंगस्ट्रम है, तो नॉर्मल ग्रेटिंग्स है वो XRD के लिए यूज नहीं हो सकती, यानी कि एक्सरे के डिफ्रैक्शन के लिए यूज नहीं हो सकती। ये पहला पॉइंट डिस्कस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्रिस्टल्स आर बेस्ट चॉइस एज ग्रेटिंग्स एज D इक्वल टू 1 to 2 एंगस्ट्रम होता है। D मतलब है यहाँ पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग, तो क्रिस्टल्स में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका 1 से 2 एंगस्ट्रम होता है। इस वजह से आप क्रिस्टल्स को एज ए नेचुरल ग्रेटिंग फॉर XRD यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा कुछ डिस्कशन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, जब भी डिफ्रैक्शन होगा तो वहाँ पे ब्रैग्स कंडीशन या मैं बोलूँ कि ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई होता है, तो ब्रैग्स लॉ आपको पता होना चाहिए। ब्रैग्स लॉ सिंपली है 2DHKL साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, और लगभग सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे वेरियस थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए, लाइक एन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, और जब कुछ ना बोल रखा ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन पे तो जनरली हम n इक्वल टू 1 लेते हैं, ये बात थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। लैम्डा जो भी आपने वेव डाली है उसका वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ द वेव्स डिफ्रैक्टेड। जैसे आप एक्सरे डाल सकते हो, आप कोई पार्टिकल वेव डाल सकते हो, लाइक इलेक्ट्रॉन वेव डाल सकते हो, अभी तो ये भी कंफर्म्ड है कि इलेक्ट्रॉन भी वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। मैटर भी वेव्स होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन डाल सकते हो। तो वेरियस केसेज में अब जैसे एक्सरे डाल रहे हो तो XRD बोल दोगे, इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन बोल दोगे, न्यूट्रॉन डाल रहे हो, न्यूट्रॉन वेव्स डाल रहे हो तो बोल देंगे न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हो जाते हैं यहाँ पे XRD के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। तो जब ये लैम्डा की बात करेंगे तो अगर XRD में कर रहे हैं तो एक्सरे के लिए लैम्डा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, E इक्वल टू SC बाई लैम्डा से, ठीक है। उसका एक क्विक फॉर्मूला ये भी होता है कि लैम्डा इक्वल टू 12400 डिवाइड बाई E, जो एनर्जी ऑफ द एक्सरेज है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालो, लैम्डा आपका एंगस्ट्रम में आ जाएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन वेव्स डाल रहे हो तो सिंस डिब्रोगली रिलेशन फॉलो अप होगा, तो लैम्डा इक्वल टू H/P। P है उसके लिए क्या डालोगे, अगर नॉन रिलेटिविस्टिक है तो इस टाइप से आ जाएगा, रिलेटिविस्टिक होगा तो आप डिब्रोगली जो क्वांटम में पढ़ते हैं वहाँ पे इसका पूरा समझाया हुआ कि कैसे क्या लिखना है, ठीक है। तो अभी के लिए नॉन रिलेटिविस्टिक केस में मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा P इक्वल टू √2 km, क्योंकि K क्या होगा P²/2m, तो उससे P ये आ जाएगा, ठीक है। फिर भी मैंने लिख दिया। और अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रखा हो पोटेंशियल लगा के, तो जो काइनेटिक एनर्जी उसको क्या लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं। Q सिंस इलेक्ट्रॉन का क्या है E है, E भी आ गया। अब इलेक्ट्रॉन की जगह कुछ और हो, लाइक प्रोटॉन हो, तो प्रोटॉन के लिए भी E भी हो जाता, पर अगर जैसे अल्फा पार्टिकल हो तो यहाँ 2E आ जाएगा। तो वो सब चीज़ें कॉमन सेंस की है, वो तुम्हें खुद से समझनी है, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे Q भी डाल देंगे और Q भी मतलब E भी डाल देंगे काइनेटिक एनर्जी की जगह, तो बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, लाइक H कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है और E कांस्टेंट है यहाँ पे। तो V है एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रख सकते हैं, ठीक है। तो उन सब कांस्टेंट वगैरह की वैल्यू डालने के बाद में जो लैम्डा का फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है 12.27
डिवाइड बाय रूट वी, और वी है वो वोल्ट में डालना है भाई, कितना पोटेंशियल लगाया, ठीक है, वोल्ट में डालना है, और ये एंगस्ट्रम, क्लियर है। ऐसे ही अगर हम बात करें न्यूट्रॉन वेव्स की, तो न्यूट्रॉन भी सिंस पार्टिकल है तो de Broglie रिलेशन लग जाएगा, तो इसको भी लैम्डा इक्वल टू एच अपन पी फलाना डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। खास बात यह है कि यहाँ पे अब मास ऑफ न्यूट्रॉन आएगा, क्योंकि पार्टिकल कौन भाग रहा है भाई, न्यूट्रॉन भाग रहा है। काइनेटिक एनर्जी, सिंस ये चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो आप इस पर पोटेंशियल वगैरह लगा के एक्सलेट तो कर नहीं सकते, तो जनरली हम क्या करते हैं, थर्मली एक्साइट करते हैं, तो थर्मली एक्साइटेड न्यूट्रॉन्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। थर्मली एक्साइट करते हो यानी कि टेम्परेचर दे के उनको भगाते हो, तो काइनेटिक एनर्जी को समटाइम्स 3/2 KT लेते हैं, और समटाइम्स हम काइनेटिक एनर्जी को KT लेते हैं। अगर आप KT ले रखा होगा तो 30.8 रूट टी आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें डालने के बाद में, ठीक है। ये आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। अगर 3/2 KT ले रहे हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा लैम्बडा का, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और जनरली मोस्टली सर स्पेसिफिकली बताया नहीं हो तो फिर क्या लेना है, KT लेना है 30.8 वाला, ठीक है। चलिए आगे बात करें, तो लैम्बडा पे बात होगी, इस फॉर्मूले में एन पे बात होगी, लैम्बडा पे बात होगी। थीटा बचता है और DHKL बचता है। थीटा क्या है, थीटा को बोलते हैं आप ब्रैग्स एंगल, या फिर ग्रेजिंग एंगल, या फिर ग्लैंसिंग एंगल, और इन सब का मतलब क्या वो भी देखो। जैसे ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है, और इस पे ये आपने लाइट डाली है, एक्सरे डाली है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये नॉर्मल होगा, इन प्लेन्स के नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये जो सरफेस से एंगल होता है, इसको आप बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल, या ग्रेजिंग एंगल, या ब्रैग्स एंगल, क्लियर है। तो कितने एंगल पे आ रही है, ठीक है, और सिंस इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये आई है तो ये आई होगा, तो ये अब 90 बन रहा है थीटा प्लस आई से, तो इधर भी आपका आई प्लस थीटा 90 बनाएंगे उस तरीके से, ठीक है। तो और एक और चीज़ है डिफ्रैक्शन एंगल। डिफ्रैक्शन एंगल होता है वो आपका 2 थीटा होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोल के दिया है, उसने डिफ्रैक्शन एंगल बोला है, तो इसका मतलब उसने 2 थीटा दिया है, तो फिर अगर आपको थीटा लिखना है फॉर्मूले में तो थीटा प्राइम बाई 2 करना पड़ेगा, जो भी एंगल दिया है। ब्रैग्स एंगल दिया है, ग्रेजिंग एंगल दिया है, ये जो क्या बोला है उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डिफ्रैक्शन एंगल बोले तो आपको समझना है कि 2 थीटा आपको दिया हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप इंटेंसिटी वो ग्राफ बनाते हो, तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन एंगल 2 थीटा लेते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी जब बनाते हो तो यहाँ पे जो है वो 2 थीटा लेते हैं, तो मोस्टली 2 थीटा दिया होता है, तो थोड़ा सा फोकस करके रखे इस चीज़ पे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एन ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन हो गया था, DHKL, और यहाँ पे ये बात भी लिख दिया मैंने कि अगर नहीं दिया हो तो एन को 1 कंसिडर करना है, ठीक है। DHKL इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ये फॉर्मूला है आपका फॉर ऑर्थोगोनल सिस्टम्स, फॉर ऑर्थोगोनल सिस्टम्स, मतलब ऐसे सिस्टम्स जिनमें अल्फा बीटा गामा है वो आपके 90 डिग्री रहते हैं, लेटेस्ट पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो h² / a² + k² / b² + l² / c², ये सब वेल नोन फॉर्मूले हैं, तो आपको पता ही है। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंस आपका जो रिलेशन है पूरा वो 2 DHKL साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा है, ठीक है। यहाँ से हम साइन थीटा को निकाल सकते हैं कि एन लैम्बडा डिवाइड बाई 2 DHKL हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और आपको पता है कि साइन थीटा है वो -1 से 1 के बीच में होता है, और साइन थीटा का अगर मोड की बात करें तो लेस देन 1 होता है। मोड की इसलिए बात कर रहे हैं कि जो राइट में चीज़ है वो सब पॉजिटिव है, तो ये जो वैल्यू है जनरली पॉजिटिव आएगी, ठीक है, मतलब पॉजिटिव ही होती है। तो आप इसके मोड पे बात करिए, तो यानी कि साइन थीटा लेस देन 1 है, तो ये जो स्टेप है वो लेस देन 1 होगा। कई बार ब्रैग्स लॉ में इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं कि मैक्सिमा जो है वो कौन सा ऑब्टेन हो सकता है, मैक्सिमम, ठीक है। तो एन लेस देन इक्वल टू होता है दिस नंबर, तो कई बार ये दोनों दिए होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि एन हाईएस्ट क्या हो सकता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है डिपेंडेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑन HKL, तो जो डिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं पैटर्न आएगा उसमें जो इंटेंसिटी मैक्सिमम आएंगे उनका जो डिपेंडेंसी है वेरियस प्लेन्स के लेके, जैसे प्लेन्स है आपके HKL से डिनोट होते हैं, तो जो इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है दिस h² + k² + l²। और थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करें कि इंटेंसिटी का डिपेंडेंसी वगैरह कैसा होता है, तो इसी पे क्वेश्चन आते हैं, इन डेप्थ डिस्कशन ऑन इंटेंसिटी पे, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो FHKL का मोड का स्क्वायर होती है, मतलब है FHKL का स्टार और FHKL, ठीक है। अब FHKL क्या होता है, टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, और फर्दर FHKL को हम क्या लिख सकते हैं,
एफ डॉट एस लिख सकते हैं। ये तब जब सेम काइंड ऑफ एटम्स हो आपके क्रिस्टल में, ठीक है। और जब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हो तो F1S1 प्लस F2S2 इस तरीके से लिखते हैं। ये थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको, ठीक है। और F क्या होता है यहाँ पे, F को हम बोलते हैं एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर और फॉर्म फैक्टर भी, ठीक है। S है वो बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर। एक्चुअल में क्या चीज़ है सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी के ऊपर कि जो एक्सरेज डिफ्रैक्ट हुई है वो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी। तो जब आप एक्सरे डालते हो सैंपल के ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर, तो क्रिस्टल में क्या चीज़ है भाई, लेटेस्ट साइड पे एटम रखे हुए हैं। तो लेटेस्ट साइड पे एटम रखे हुए हैं, तो ये जो एक्सरे आ रही है आपकी, ये इन एटम्स के साथ में इंटरेक्ट करती है। अब एटम के अंदर क्या क्या है, तो इंटेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। एक तो एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटम के साथ इंटरेक्ट करती है, तो मतलब किस किस तरीके से इंटरेक्ट करती है भाई, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है वो एक्सरे, ठीक है। और हो सकता है कुछ एक को करे, हो सकता है सारों को करे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना एफ, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, वो डिनोट करता है आपका कि उसने कितना इफेक्टिवली इंटरेक्ट किया इस एटम के साथ में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या एक्साइट हुए हैं ये जो इनकमिंग एक्सरे थी उससे, ठीक है। दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर, स्ट्रक्चर मतलब है कि जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो भी इम्पैक्ट डालेगी। क्यों कि आपने तो एक्सरे डाल दिया, अब यहाँ पे जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है भाई, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर BCC हो, FCC हो, SCP हो, वाट एवर हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से एटम्स का अरेंजमेंट होता है। तो अब हर एक में अरेंजमेंट अलग अलग है, BCC में अलग है, सिंपल क्यूबिक में अलग है, FCC में अलग है। तो जो स्ट्रक्चर है मतलब BCC है, कौन सा किस टाइप का लेटिस है, वो चीज़ मैटर करेगी इंटेंसिटी में, ठीक है, क्योंकि उससे एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो पता लगता है। तो ये दो पैरामीटर है जिन पे इंटेंसिटी डिपेंड करती है, इसलिए FHKL है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। बात समझ में आई। थोड़ा और डीप में बात की कि F क्या होता है, तो अब की बार मैंने लिख ही दिया। जैसे ये एटम है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ठीक है, ये आपने एक्सरे डाली है। तो F क्या होता है एक्चुअल में, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फ्रॉम द होल एटम, भाई पूरे एटम से स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है, डिवाइड बाई स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फ्रॉम ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का और पूरे एटम का, इन दोनों का रेशियो है, ठीक है। उससे क्या पता लगेगा भाई, पूरे एटम का डाला, ठीक है, और डिवाइड बाई सिंगल इलेक्ट्रॉन का कर दिया। पूरा एटम मतलब जेड इलेक्ट्रॉन से इफेक्टिवली, मतलब अब जेड मतलब है कि जेड तो टोटल है, ठीक है, बट जेड में से अब लेस देन जेड कोई नंबर ले लूँ, मैं अल्फा ले लूँ जो कि लेस देन जेड है, लेस देन इक्वल टू जेड है, इतने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इफेक्टिवली, वो एक्साइट हुए होंगे। तो ये ऐसा कुछ आएगा ना कि अल्फा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मतलब स्कैटरिंग, क्योंकि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फ्रॉम द होल एटम मतलब क्या है, अल्फा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो अल्फा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्कैटरिंग डिवाइड बाई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का। तो इससे ये पता लगेगा कि जैसे ये रेशियो ले रहे हैं तो अल्फा आएगा, अल्फा आएगा, तो इसका मतलब ये पता लगेगा कि एटम में जब एक्सरे आई है तो कितने इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली वहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। लाइक अभी क्या बोल सकते हैं कि अल्फा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे पार्टिसिपेट किए, एक्सरे को स्कैटर किया, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज डिनोट किया, डिनोट्स इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द डिफ्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और नेक्स्ट इसको फिर ये कहता है, ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकली कि भाई एफ होता क्या है, ठीक है। और अब अगर हम बात करें कि एफ को अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं, हालांकि इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बट स्टिल मैंने फॉर्मूला दिया है कि एफ है वो जनरली ये होता है रो आर मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है भाई किस वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम में, वो चीज़ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का चार्ज कुल मिला के, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ई का पावर आयोटा क्यू डॉट आर, क्यू आप वाकिफ है स्कैटरिंग फिनोमिना, जब भी आपने पढ़ा है तो मोमेंटम ट्रांसफर को डिनोट करता है। और इलास्टिक स्कैटरिंग के केस में जो क्यू है वो 2k sin थीटा बाई 2 होता है, मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो वेक्टर फॉर्म में ये है, और डी क्यू बार, ठीक है, आर है वो आपका पोजिशन वेक्टर है। तो अगर आपका ये अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है, मतलब आर थीटा फाई का फंक्शन है, तो ये जनरल फॉर्मूला है एफ का। अगर जो है ये स्फेरिकली सिमेट्रिक हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन हो, तो ये जो फॉर्मूला है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जनरली मोस्टली जो क्वेश्चन हो अगर इन केस आएगा तो स्फेरिकली सिमेट्रिक ही देगा, मतलब जस्ट आर का फंक्शन देगा। तो उस पर्टिकुलर केस में आप 0 टू कैपिटल आर, क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी वो कैपिटल आर तक ही देगा, आर जहाँ पे अपन रेडियस बोल सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहाँ तक है वो बोल सकते हैं। और साइन क्यू आर डिवाइड बाई क्यू आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, डी क्यू बार को लिखा है यहाँ पे। ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एफ का क्या फॉर्मूला होता है, क्लियर है। चले इसमें फिर ये जो क्यू है ये इलास्टिक स्कैटरिंग पे ही जनरली बात होती है, तो ये सब लिख दोगे। जो ये थीटा है यहाँ पे वो स्कैटरिंग एंगल होता है, के है वो इंसिडेंट वेव वेक्टर है जो वेव आ रही है उसका, ठीक है। और क्यू है वो डिनोट्स मोमेंटम ट्रांसफर एक्चुअली, ठीक है। और जो मोमेंटम ट्रांसफर्ड है
उसको हम एच कट क्यू लिखते हैं, इसलिए क्यू को बोलते हैं कि ये मोमेंटम ट्रांसफर को डिनोट कर रहा है। अगर आपने स्कैटरिंग पढ़ा है तो ये चीज़ आपके लिए नॉर्मल है, और अभी सिंस क्विक रिवीजन काइंड ऑफ स्टेप है तो मैं इसी टाइप से ही चीज़ें बता सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। भाई स्कैटरिंग फैक्टर क्या है कि किस टाइप का वहाँ पे स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है, एफसीसी किस टाइप का स्ट्रक्चर है, इस वो मैटर करता है, ठीक है। तो अभी आप देखना इसका जो फॉर्मूला है उससे भी आपको पता लगेगा कि वो मैटर कर रहा है। देखिएगा एस का फॉर्मूला है वो है समेसन ई का पावर आयोटा 2 पाई एच एक्स जे के वाई जे एंड एल जेड जे। ये जो एच के एल है वो तो आपके प्लेन के मिलर इंडेक्स हो गए, मिलर इंडेक्स ऑफ द सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन्वॉल्व, जो भी प्लेन से आपका डिफ्रैक्शन हो रहा है, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन से डिफ्रैक्शन हो रहा है, उनके एच के एल हो गया। और ये जो एक्स वाई जेड है ये आपके पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ द इफेक्टिव एटम्स। अब जैसे आपका सिंपल क्यूबिक में इफेक्टिव एटम है एक होता है, बीसीसी में 2 होते हैं, तो उनके जो कोऑर्डिनेट है, तो अब ये अलग अलग चीज हो गई कि नहीं होगी, और समेसन है जे के ऊपर समेसन है, तो अब स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम्स है, या मैं बोलूँ कि ये जो चीज़ है कभी तो 2 एटम के लिए लिखी जाएगी, कभी 1 के लिए लिखी जाएगी, एफसीसी में जैसे 4 होते हैं और बाकी सबका अलग अलग होता है, तो ये चीज़ मैटर करेगी। समझ में आ गया फिर तो। अभी इसके मैथमेटिक्स से भी यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर मैटर करेगी इंटेंसिटी में, क्लियर है। अब सिंपल क्यूबिक के लिए जो इफेक्टिव जो एटम है वो ओरिजिन पे होता है, तो ये सब डाल के आप देख सकते हो कि भाई एस क्या आएगा, बीसीसी के लिए डाल के देख सकते हो, एफसीसी के लिए डाल के देख सकते हो, कैलकुलेशन एफसीसी तक तो ओके रहती है, ठीक है। लेकिन उससे आगे अब सबका डाल के करना जरूरी नहीं होता। यहाँ से आपके पास है ना कुछ सिलेक्शन रूल आते हैं, कुछ कंडीशन आती है एचकेएल के ऊपर, वही जो कंडीशंस है कि भाई कौन इंटेंसिटी नॉन जीरो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, वही सिलेक्शन रूल है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो नीचे फिर जो टॉपिक है वो आपका डायरेक्ट हो गया कि सिलेक्शन रूल फॉर अलाउड प्लेन्स, ठीक है। और जो अलाउड प्लेन्स है मतलब सारे प्लेन्स जो सारे एचकेएल के ऊपर कुछ कंस्टेंट आते हैं, तो एचकेएल पे कंस्टेंट आ रहे हैं तो कुछ प्लेन अलाउड होंगे, कुछ फॉरबिडन होंगे। तो जो अलाउड प्लेन है वो कौन कौन से होंगे, वो सिलेक्शन रूल क्या है वो सभी के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर जो अलाउड प्लेन है उनका जो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है उसका रेशियो क्या है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो सिंपल क्यूबिक में अगर हम बात करें तो ऑल प्लेन्स आर अलाउड, ये कैसे आया, वो सब उसके अंदर डालने से आया, ठीक है। वो डेरिवेशन मैंने यहाँ पे स्किप किया है, ठीक है। और वैसे यहाँ इसका तो समझा भी सकता हूँ, लाइक ये सब 0 0 डालोगे क्योंकि वो ओरिजिन पे होता है, 0 0 डालोगे तो ए की पावर आटा 2 पाई इंटू 0 यानी कि ए की पावर 0 यानी कि 1, तो एस 1 आ रहा है। अब एच के एल मैटर ही नहीं कर रहा कि क्या है क्या नहीं है, हमेशा ही 1 आ रहा है, इसका मतलब कोई कंस्टेंट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अभी बोल सकते हैं कि ऑल प्लेन्स आर अलाउड एंड नो रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। एंड अगर सब प्लेन अलाउड है तो उसको हमने फैमिली की तरह लिखते हैं कि ये फैमिली अलाउड है, ये फैमिली अलाउड है। ये प्लेन का सिंबल ये होता है एचकेएल, और फैमिली का होता है ये वाला। यहाँ पे सब फैमिलीज के बारे में लिखा हुआ है। फैमिली का मतलब होता है इसके आप कितने बना सकते हो, लाइक 1 बार 0 0 बना सकते हो, 0 1 बार 0 बना सकते हो, 0 0 1 बार बना सकते हो, 1 0 0 बना सकते हो, 0 1 0 बना सकते हो। ये सब इसके अंदर कंसिडर्ड है, ठीक है। ऐसे और भी 1 2 बन जाएंगे, ठीक है। तो अब ये अलाउड प्लेन हो गए, ठीक है। ये सब कैसे लिखा गया, ये लिखा गया है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यूज है उनको ध्यान में रखते हुए। सबसे मिनिमम वैल्यू 1 होती है, फिर 2 3 एंड सो ऑन, इस टाइप से वैल्यू होती है। तो जैसे 1 हो गई ना वैल्यू, तो आपका एचकेएल क्या क्या होगा 1 0 0, और जब 2 होगी तो इस तरीके से ये होगा, क्योंकि ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 हो गया, 2 हो गया, फिर ये 3 आ गया। तो इस तरीके से ये सीक्वेंसिंग थोड़ी सी ध्यान रखी जाती है, ठीक है। तो ये सब आपके अलाउड प्लेन्स है, उसको आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ये रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो रेशियो है वो फिर आपका ये 1 2 3 4 5 6 ये जो भी गिनती है आपको पता होनी चाहिए, ये डायरेक्ट याद रहनी चाहिए। और इसको याद रख सकते हो कि इसमें 7 नहीं आता और 15 नहीं आता, बाकी सीधी गिनती है। तो 1 2 3 4 5 7 मिसिंग हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 फिर 15 मिसिंग हो गया, 16 17 18, ठीक है। चलिए, और इसका मतलब है कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का कभी सम है ना, ये 7 और 15 होता ही नहीं है, ठीक है। आगे भी कुछ ऐसे मिसिंग हो सकते हैं बट जनरली यहाँ तक ही पूछे जाते हैं चीज़ें। ऑल सेट गाइज। बीसीसी में जो रूल है वो क्या है, बीसीसी में रूल है आपका एच के एल एफ इंटू एस करोगे क्योंकि ये फॉर्मूला है इसका। और जब हम बात करें कि सिंगल काइंड ऑफ एटम्स और स्ट्रक्चर बेसी हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और ये ले दे के 2f आता है, ठीक है। अब वो पूरा कैलकुलेशन दिखाया नहीं है कि 2f कैसे आया, बाकी देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
जो दो आपके होते हैं बॉडी सेंटर पे और कॉर्नर पे, उन दोनों का पोजीशन कोऑर्डिनेट डाल के, ठीक है। जो कंस्टेंट आया वो है कि 2f तो तब होता है जब ये इवन हो, और 0 होता है जब ये ओड हो। अब इंटेंसिटी है वो इसका स्क्वायर है, तो 4f स्क्वायर हो जाएगी और 0 हो जाएगी। 4f स्क्वायर कब हो जाएगी? जब ये सम है वो इवन हो, और जब सम ओड हो। उस समय उस पर दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ओड हो सकता है या इवन हो सकता है, ठीक है। 0 वाला सीन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब साफ साफ समझ में आ रहा है, जब इंटेंसिटी 0 है मतलब नो डिफ्रैक्शन, ठीक है, मतलब फॉरबिडन प्लेन्स। तो फॉरबिडन प्लेन के लिए सिलेक्शन रूल है वो ये है कि जब भी मतलब जैसे प्लेन का ऐसे कोऑर्डिनेट होता है, तो जैसे ये है मान लो 2 1 0 ऐसे कोई प्लेन है, तो अब ये h प्लस के एल प्लस एल कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब ये अलाउड प्लेन नहीं है बीसीसी में, इससे डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। और अगर ये 2 2 0 होता तो इसका मतलब ये अलाउड प्लेन है, ठीक है। तो इस टाइप के कंस्टेंट से सिलेक्शन रूल आपका समझ में आ रहा है कि भैया अगर इवन होगा तो अलाउड प्लेन होंगे, ऑड हुआ तो फॉरबिडन प्लेन होंगे। और अब आप वो खुद देख सकते हो कि भाई कौन कौन से प्लेन अलाउड होंगे और क्या उसका रेशियो रहेगा। वो रटने की चीज़ है नहीं, वो तो आप इससे ऑब्टेन ही कर सकते हो, तो इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। क्लियर रहेगा? और नेक्स्ट एक में लिख दिया ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस बात पे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट एफसीसी, तो एच के एल है वो एफ डॉट एस हो जाएगा। अगेन मैं मान रहा हूँ कि एफसीसी में सब सिंगल सिंगल एटम है, तो इस टाइप का फॉर्मूला लग गया। दो वाला है ना, नीचे समझ में आएगा आपको, ठीक है। और ये आपका 4f हो जाता है अगर ये कंडीशन हो, तो 0 हो जाता है अगर ये कंडीशन हो। कंडीशन क्या है थोड़ा सा ध्यान रखिए। यही सब क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट आपके, आइदर ऑल ओड और ऑल इवन। ऑल ओड और ऑल इवन का मतलब है जैसे ये 1 1 वाला सिचुएशन है, तो आइदर ऑल ओड, एचकेएल की बात हो रही है यहाँ पे, सारे के सारे ओड हो या फिर सारे के सारे इवन हो, और लाइक दिस वन, तो ऐसे तो अलाउड रहेंगे प्लेन, ठीक है। मतलब 4f आ रहा है तो अलाउड होंगे, क्योंकि इंटेंसिटी है वो 4f स्क्वायर हो जाएगी। अब इंटेंसिटी लिखी नहीं मैंने जानबूझ के, इसका स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, 16f स्क्वायर। और इधर केस में 0 हो जाएगी, तो ओबियस था इसलिए उसको लिखा नहीं। और अभी अलाउड और कौन कौन नॉट अलाउड होगा वो भी समझ में आ गया। लाइक ये चीज़ है एच के एल आर मिक्सड। मिक्सड मतलब है कि दो तो इवन हो गया और एक ओड हो गया, तो ये मिक्स हो गया। अब की बार सम पे बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। अब की बार हो रही है एच के एल पे, ऑल ओड हो ऑल इवन हो और ये वाला नीचे वाला मिक्सड हो, कि इवन ओड का मिक्सचर हो, तो ठीक है। ये वाली चीज़ याद रखनी है आपको। अब अलाउड प्लेन कौन कौन से होंगे, तो वो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल की 1 वैल्यू के लिए यहाँ प्लेन क्या होता है, 2 वैल्यू के लिए प्लेन क्या होता है, 3 के लिए प्लेन क्या होता है, ये सब लिख लिख के आप देख लो कि भाई ये रूल से कौन तो अलाउड कैटेगरी में आ रहा है, कौन फॉरबिडन में आ रहा है। फिर अलाउड को लिख देना, फिर रेशो निकाल देना एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अलाउड प्लेन्स के लिए। और नेक्स्ट है डायमंड क्यूबिक डीसी स्ट्रक्चर। इसके लिए आपका एफ एच के एल का फॉर्मूला है, डीसी में भी सारे कार्बन कार्बन आइटम होते हैं, तो ये ऑल ओड के केस में जब सारे एच के एल ओड होंगे तो आपका ये चीज़ आती है, ये ठीक है। ऑल इवन हो बट जो सम है वो एच प्लस के प्लस एल बी डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब है कि ये जो सम है वो 4n होना चाहिए, लाइक ये वाला होल्ड करेगा, ठीक है। एन एन है वो आपका 1 से स्टार्ट होगा यहाँ पे, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो ये वाला अलाउड होगा, लेकिन ये वाला है इसमें भी आपका देखेंगे तो ऑल इवन है, सारे के सारे इवन है, बट सम है वो आपका 2 आ रहा है, वो डिविजिबल बाय 4 नहीं है, तो ये आपका नॉट अलाउड प्लेन रहेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अदरवाइज आपका मतलब और अगर कुछ केस है तो 0 रहेगा। तो ऑल ओड और ऑल इवन में एक कंस्टेंट डाला कि जो सम है वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, तो ये आपके रूल आपको पता होना चाहिए डीसी के लिए। अब फर्दर अगर आपको इंटेंसिटी लिखना हो तो इसका मोड का स्क्वायर डालोगे आप, क्या आएगा जो भी आना है, इसका भी जो भी है कौन बड़ा है कौन छोटा वो समझ में आ जाएगा। और फिर रेशो ले सकते हो कि भाई इंटेंसिटी का रेशो सॉरी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रेशो ये होता है। मैंने डाल भी दिया थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे कि ये सब अलाउड प्लेन है कुछ इनिशियल, और उनका जो रेशियो है वो इस टाइप से कुछ होता है। मैं रटने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं रटने के लिए सिर्फ ये चीज़ बोलूँगा, और ये तो रटनी ही पड़ेगी क्योंकि इसका हर एक का डेरिवेशन आप कर सकते हैं, दैट्स फाइन, बट करना नहीं होता। आप कंपटीशन में हो, क्लियर है, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हो तो आप डेरिवेशन जाके देख लो, आपको सेंस समझ में आ गया कि चीज़ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड में देखिए एक Zn2+ आयन होगा और एक आपका S2- आयन होगा, तब दो टाइप के एटम्स या आयन बोल सकता हूँ मैं। तो अब आपका F1 F2 पे बात होगी।
जनरली F1 है वो आपका Zn2+ को डिनोट कर रहा है, F2 है वो S2- को डिनोट कर रहा है, ठीक है। दो टाइप के एटम है तो दोनों से क्या स्कैटरिंग हो रही है उस तरीके की बात है। स्कैटरिंग फैक्टर एटम वाला है ये, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड में आपको ध्यान हो तो जिंक सल्फाइड का जो स्ट्रक्चर है ना वो डीसी जैसा ही होता है, डायमंड क्यूबिक जैसा होता है। तो थोड़ा सा तो वैसा कुछ रहेगा, ऐसी कुछ बात है। तो आप देखिए ऊपर भी ऐसा ही कुछ था, आपका था 4F1+ आयोटा। उसमें था कि कार्बन कार्बन थे तो F1 F2 बराबर था, तो ऐसे कुछ आ रहा था, ठीक है। यहाँ प्लस आएगा यार, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो ओ लोड के केस में वहां पे भी ऐसा ही था, ठीक है। एक था जब आपका ओल इवन हो, ठीक है। ओल इवन में एक कैटेगरी थी वहां पे कि HKl ओल इवन बट सम है वो डिविजिबल बाई 4 हो, मतलब ये चीज आपकी 4n हो, ठीक है। यहाँ पे दो कैटेगरी बनी है कि ओल इवन और सम है वो 4n+2 हो, ठीक है। तो अगर 4n+2 होगा तो ये चीज ये है FHKl, और अगर वो H+K+L 4n होगा तो ये चीज ये है, ठीक है। और इसके अलावा जो केस है वो मिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि ऑल ओड आ गया और ऑल इवन आ गया तो बाकी जो बचते हैं वो मिक्स ही बचते हैं, या अदरवाइज भी लिख सकते थे, ठीक है। वो आपका 0 कंट्रीब्यूट करेगा। तो अभी अलाउड प्लेन कौन होंगे, ये वाले और ये वाले और ये वाले, जहां पे FHKl नॉन जीरो है, ठीक है। वो इंटेंसिटी नॉन जीरो है, इसका मोड का स्क्वायर नॉन जीरो है, तो क्लियरली इन तीन केस में ही है। तो मिक्स वाला आपका अभी भी नहीं रहेगा, और जो इन रूल्स के थ्रू आएंगे वही सब अलाउड रहेंगे। अगेन उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अगेन मैंने लिखा नहीं क्योंकि आप खुद से कर सकते हो चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है NaCl। अब NaCl में भी Na+ और Cl- दो टाइप के एटम है, तो F1s और F2s ऐसी चीज़ यहाँ पे भी रहेगी। F मेटेलिक, मेटेलिक मतलब सोडियम, सोडियम मेटल, और ये क्लोराइड मतलब हैलाइड। तो ये समझ में आ गया, ये क्लोराइड का है, ये मेटेलिक का है। तो ये माइनस लिखा हुआ है, ये प्लस नहीं है, ठीक है, बीच में। तो अगर ओ लोड होता है तो ऐसा सीन होता है। NaCl में भी अगर आप ध्यान हो तो FCC स्ट्रक्चर होता है, तो FCC वाला जैसा कुछ होगा, उसमें FCC में ओ लोड और ओल इवन ऐसा कुछ था शायद, ठीक है। तो ओ लोड के केस में आपका इस तरीके से होगा, ओल इवन के केस में आपका इस तरीके से होगा। जो भी है ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। मिक्स के केस में ये 0 होगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ से भी निकाल सकते हो कौन कौन से प्लेन अलाउड है, और H² + K² + L² का क्या रेशियो रहेगा। KCl है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि KCl का स्ट्रक्चर आप जनरली नहीं पढ़ते, बट सिंस आपको इतना तो काफ़ी बार केमिस्ट्री पढ़ी है आपने सबने कि NaCl और KCl का सेम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और फिर इंपॉर्टेंट क्यों है वो उसके बारे में सुनिए, कि जो आपका KCl है उसमें K+ और Cl- मिलके, और मतलब ये दो आयन है वहां पे कुल मिला के, ठीक है। K+ में अगर मैं बात करूं आपके साथ में K की जेड की बात करूं, K के जेड की बात करूं तो 19 होता है। और फिर K+ में अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है तुमने, नहीं निकालते तो 19 ही थे, बट अब निकाल रखा तो 18 होंगे। और Cl- Z 17 होता है, बट एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, Cl 17 होता है बट एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो आपका इलेक्ट्रॉन से वो 18 हो गए। कुल मिला के K+ में इलेक्ट्रॉन है वो 18 है, Cl- में जो इलेक्ट्रॉन है वो 18 है। और जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है तो आपका साइज है वो लगभग सेम होता है। तो मुद्दा यह है कि K+ और Cl- का साइज लगभग बराबर है, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर है। तो जो ये जो F1 F2 की जो बात कर रहे थे अपन, तो अभी K+ का यानी कि मेटेलिक और Cl- का जो F है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने की वजह से लगभग बराबर होता है। तो जो NaCl में ये वाला सीन था, ये माइनस वाला जो था वो फिर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर है तो ये 0 हो जाएगा। इस वजह से ही ये इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ओ लोड के केस में NaCl में तो कुछ आता है, बट ओ लोड के केस में यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर साइज थे तो वो लगभग बराबर हो गए, और इस वजह से 0 हो गया। और फिर ऑल इवन वाला बचेगा, तो और फिर मिक्स्ड। अब बाकी देख सकते हो कि कौन है कौन नहीं है अलाउड प्लेन, और क्या रेशियो रहेगा। सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड का बड़ा इजी है। आपको पता है सीजियम क्लोराइड में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, उस सिंपल क्यूबिक में सब प्लेन अलाउड होते हैं, तो सब प्लेन अलाउड होंगे, ये आपने लिख ही दिया यहाँ पे। हाँ, अगर H+K+L, भाई दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ओड हो सकता है या फिर इवन हो सकता है। तो जो HKl है वो अगर इवन होता तो ये होता है, ओड होता तो ये होता है, ठीक है। वो कम ज़्यादा वाली बात हो गई, ठीक है। ओके, बट कोई कंस्टेंट नहीं है, प्लेन तो सारे अलाउड है। सीजियम क्लोराइड में सिंपल क्यूबिक क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ये सब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो सब अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लास्ट है आपका HCP। HCP में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है प्रिमिटिव में वो 2 होते हैं, ठीक है। वैसे आपके 6 होते हैं कन्वेंशनल में। दो का जो पोजीशन है
वो भी मैंने लिख दिया। पोजीशन इसलिए लिख दिया कि अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हो एफ इंटू एस करोगे तो एक तो जीरो डालोगे तो 1 आ जाएगी, ई की पावर जीरो प्लस ई का पावर आइटा 2 पाई, और एच के साथ में ये एक्स वाई जेड ये सब डालोगे तो इस टाइप का इक्वेशन बन जाएगा। और यहाँ से आप तो ये मतलब जनरली पूछा नहीं जाता तो मैंने फिर भी लिखवा दिया कि ये नॉन जीरो आएगा अगर एच प्लस टू के वो 3n हो या फिर 3n प्लस 1 हो। और एक कंडीशन हो रहा है, वो कंडीशन है पहले एल देखना होता है कि एल इवन है या एल ओड है। ठीक है, अगर एल इवन है तो एच प्लस टू के है उसकी ये दो वैल्यू अलाउड है, 3n और 3n प्लस 1। ठीक है, n 1 2 3 होगा। और अगर एल ओड है तो इसकी ये दो वैल्यू अलाउड है, 3n माइनस 1 एंड 3n प्लस 1, अदरवाइज ये जीरो होता है। तो अगर इनकेस पूछा जाए तो आपको ये सब पता होना चाहिए, रूल है ये डायरेक्टली आपको रटना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन में एक्सआरडी में पूरा रटने का सीन है। ठीक है, एक्सआरडी यहीं पे ओवर होता है। और आई होप ये जो रूल है वो आप लोगों को कुछ पता होंगे, शायद एफसीसी और डीसी तक के, और इवन एनएसएल तक पता हो सकते हैं। जो नीचे तक मैंने पूरा लिखा है ना, मैंने सब कुछ कवर किया है। ठीक है, तो बेस्ट लेक्चर है। और अगर कोई क्वेश्चन आता है एक्सआरडी पे तो आपका पूरा चांस है कि वो क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। जनरली इन्हीं पे होता है। क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो सब जस्ट क्लास में सिखाए जाते हैं। अभी जस्ट थ्योरी का एक क्विक रिवीजन था। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ अगर आपको वीडियो सही लग रहे हैं तो जूनियर्स के साथ में शेयर करिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन वाली घंटी दबा लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। कीप मूविंग, कीप वर्किंग एंड साइन विद द बेस्ट रिजल्ट्स। बाय बाय, टेक केयर।